Good morning class. Today we are going to discuss about inverse of any matrix. In previous lecture we have discussed about minor cofactor and adjoint of any matrix. ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने माइनर के बारे में पढ़ा, कोफैक्टर के बारे में पढ़ा और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा. अब हमने क्या करना है, इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स का और इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ठीक है, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कहलाएगा, तो डेफिनेशन जाते हैं इसकी. डेफिनेशन, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. ठीक है, ए कोई एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर एन. देन इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix having same order, तब वहाँ पर क्या हो, तब वहाँ पर कोई एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा. ठीक है, सेम ऑर्डर का. किस प्रकार से, सच दैट A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. देन द मैट्रिक्स B is called the inverse of matrix A, that is B equal to A. क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी. ओके, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी हैविंग सेम ऑर्डर. किस प्रकार से होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी, सच दैट ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू किसके हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो जाए. आपने डियर स्टूडेंट्स पहले रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ा था, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहलाता था, जब उस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता था. और वो एग्जिस्ट करता था का मतलब क्या था, जो डोमेन और रेंज ही इंटरचेंज हो जाती थी और उस फंक्शन का उसके इन्वर्स से अगर हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे तो आइडेंटिटी मिलती थी. होता था ना ऐसा. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है और बी कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे, किस तरीके से कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. देन द बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए. एक्चुअली अगर ए और बी दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के लिए इन्वर्स की तरह काम करेंगे. ओके, क्लियर होगी ये चीज़. ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन हो गई. अब बात करते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स अगर आपको दी है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा. तो दो चीज़ें हैं. फर्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ए 0, तो कैसा हो जाता है वो, तो कहलाया जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स. और उस कंडीशन में क्या होता है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सेकेंड केस क्या आता है, इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ओके, ठीक है. तो पहली कंडीशन क्या आ गई यहाँ से कि अगर डिटर्मिनेंट ए आपका क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा. और सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरी बात, अगर डिटर्मिनेंट ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है, मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा उस कंडीशन में मैट्रिक्स को. और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो हमें जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करते हैं. और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो क्वेश्चन वहीं पर रुक जाएगा क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ रही है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. देन फिर हम आगे को प्रोसीजर करते हैं. ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स का,
ठीक है, आपने कि स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेट a। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि a इंटू एडजॉइंट a मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू, सॉरी मॉड कहाँ लगा रहा हूँ मैं, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेट ऑफ a के इक्वल होता है। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू किसके होता है, डिटर्मिनेट a के होता है। अब हमने इसमें क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड, दोनों ओवर क्या करने पर, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a इनवर्स इंटू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर, a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेट ऑफ a। दिस इज नॉट मॉड a, ओके, दिस इज नॉट मॉड ऑफ a, दिस इज डिटर्मिनेट ऑफ a। तो a इनवर्स इंटू a, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेट ऑफ a। ओके, अब आइडेंटिटी का किसी से भी, अब ये एडजॉइंट a है, मतलब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ मिलेगी ना। आइडेंटिटी इसीलिए आइडेंटिटी है कि उसका किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो सेम चीज़ को रिपीट करती है। तो लेफ्ट साइड में कितना मिल जाएगा आपको, लेफ्ट साइड में मिलेगा एडजॉइंट a और इधर मिल जाएगा आपको a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेट ऑफ a। अब ये डिटर्मिनेट ऑफ a कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल टू क्या, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ a। दिस इज द फार्मूला फॉर इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके, अब आप इसको देखिए, जो मैंने अभी दो कंडीशन बताई आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट करेगा, इफ मॉड ऑफ ए इज डिटर्मिनेट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिटर्मिनेट ए 0 हो जा रहा है तो आप फार्मूले से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट, विच इज डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स, जब वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर होगी बात, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस कंडीशन में ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस कंडीशन में ही हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर डिटर्मिनेट ही 0 हो गया तो फिर वही क्वेश्चन खत्म। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स ए दिया हुआ आपको 1 2 3 1 2 3, ओके, 0 2 4 0 2 4 एंड 0 0 5। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फाइंड करना है मुझे ए इनवर्स। ओके, ठीक है, तो मुझे पता है कि सबसे पहले इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा, मुझे डिटर्मिनेट निकालना पड़ेगा ए का। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेट हम जब निकालते थे 3 क्रॉस 3 का, तो मैंने क्या बताया था बेटा, आपके पास 6 ऑप्शन होते हैं डिटर्मिनेट निकालने के लिए किसी भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के। क्या ऑप्शन होते हैं, या तो आप R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, या R2 के, या R3 के। ठीक है, 3 ऑप्शन ये हो गए। या तो आप C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, या C2 के, या C3 के। चॉइस आपकी है, आप जिसके रिस्पेक्ट में भी मैट्रिक्स को क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट के ही रिस्पेक्ट में कर लेते हैं इसको एक्सपेंड। डिटर्मिनेट ए निकाल लें तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो 1 1 की पोजीशन पे क्या है, 1 है ना, तो 1 आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, लेफ्ट जो एलिमेंट है उनको राइट करेंगे, तो 2 4 0 5। ओके, A1 1। ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, A1 2। 1 2 मतलब ऑड है ना, आप ऐसे याद रखिए 1 1 की पोजीशन पॉजिटिव, 1 2 की पोजीशन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 1 + 2 क्या देता है, ऑड नंबर। तो जहाँ जहाँ ऑड नंबर मिलेगा वहाँ वहाँ नेगेटिव साइन, जहाँ जहाँ इवन नंबर मिलेगा वहाँ वहाँ पॉजिटिव साइन। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 की है, तो 1 2, 1 + 2 कितना देगा, 3, ऑड नंबर। तो नेगेटिव साइन के साथ इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 और 2, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 2 आप हटा देंगे तो लेफ्ट एलिमेंट जो बचता है वो बचेगा 0 4 0 5, 0 4 एंड 0 5। अब इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स,
इसकी पोजीशन है पहला रो थर्ड कॉलम यानी 1 3। अब देखिए 1 3 मीन्स 1 + 3 जो कि हमें देगा क्या इवन नंबर, तो साइन कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे 3 को राइट कर लेंगे। अब देखिए पहला रो और थर्ड कॉलम को हम छिपा देंगे। ओके 1 3 को छिपा लेंगे तो क्या मिलेगा 0 2 0 0। नाउ आप कैसे निकालते डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 -4 × 0 कितना 0। ओके -2 टाइम 0 × 5 0 -0 × 4 0 +3 टाइम 0 × 0 0 -2 × 0 0। तो ये तो ऑलमोस्ट 0 ही है, ये भी ऑलमोस्ट 0 ही है। 0 में 0 जोड़ो और इधर क्या है ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 - 0 10, तो कुल मिला के आपका जो डिटरमिनेंट ए आया वो कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। ओके अब मुझे क्या करना है, मैं जानता हूँ फार्मूला क्या था ए इनवर्स का। ए इनवर्स = फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और व्हाट इज द एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अर्लियर वी हैव डिस्कस अलॉट अबाउट दिस। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो एडजॉइंट ए है ये क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर मैं B से डिनोट करूं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको C11 है ना, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके क्या होता है बेटा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे मीन्स B ट्रांसपोज, तो वही आपका क्या हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए है ना। और वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगी C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33। ये आपका रहा ना एडजॉइंट ए। अब कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए = ठीक है सारे एलिमेंट्स को निकालते हैं नंबर 1 बाय 1। तो C11 क्या है बेटा, C11 आपका है कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे हम कोफैक्टर की, किसी भी एलिमेंट, हर एलिमेंट 9 एलिमेंट है तो 9 के 9 एलिमेंट के लिए हम क्या निकालते थे कोफैक्टर निकालते थे ना। कैसे निकालते थे कोफैक्टर को, कैसे फाइंड करते थे, साइन का पता कर लेते थे। साइन का कैसे पता करेंगे, मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया। या तो आपको साइन नोटेशन याद हो है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ओके या तो इसको याद कर लो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है करके, या फिर इससे भी अच्छा सिंपल तरीका क्या है, जो भी एलिमेंट का क्या है पोजीशन है 1 1 1 2 1 3 उसको ऐड करके देख लो इवन दे रहा है या ऑड दे रहा है। क्लियर है बात। अब देखिए ये क्या है एलिमेंट कोफैक्टर किसका है, C11 यानी A11 का कोफैक्टर है ना ये। तो 1 1 मीन्स 1 + 1 कितना देगा 2 देगा, इवन नंबर, तो पॉजिटिव आ गया साइन पॉजिटिव आ गया। अब C11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा के जो आ रहा है उसकी वैल्यू निकालिए। तो C11 किसका है भैया, A11 का है कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप हटा देंगे। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो एलिमेंट मिलेगा 2 4 0 5। क्या मिलेगा बेटा 2 4 0 5। सॉल्व कर लो इसको डिटरमिनेंट को, क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट का है ना। 2 5 जा 10 -4 × 0 0, तो कितनी वैल्यू आ गई 10। तो उठाकर रख दीजिए यहाँ पे 10 है ना। ये आ गया पहला एलिमेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का। ऐसे ही देखिए अगला क्या है C21, ठीक है A11 A1 अरे हाँ C21। तो C21 की वैल्यू कैसे आएगी, 2 + 1 कितना हो रहा है स्टूडेंट 3, 3 इज ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। ओके अब 21 की वैल्यू मतलब मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दे रहा है, ठीक है। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को क्या करना है आपने, हटा देना है। तो देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका, उन सबको हटा देंगे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को आप डिटरमिनेंट के अंदर लेके सॉल्व करेंगे। ओके सो C21 2 मीन्स दूसरा कॉलम और 1 मीन्स पहला रो। इन एलिमेंट्स को हटा दीजिए तो बचेंगे कौन से एलिमेंट 2 3 0 5। ओके 2 3 0 एंड 5 निकाल लीजिए इनका डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 2 जा 10 -3 × 0 3।
अगेन वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3 इंटू 0 0 सॉरी, हाँ अगेन वैल्यू 10 आ रही, तो दिस इज -10। ठीक है, क्या हो जाएगा ये -10 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारा क्या है एलिमेंट C31, तो 3 + 1 कितना होगा 4, 4 इज ऑड नंबर, तो साइन किसका आ जाएगा प्लस का। अब 31 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 31 को चेक करिए आप। 31 का मतलब हो गया थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, C31 का मतलब क्या हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो बेटा ये है आपके पास और फर्स्ट कॉलम आपके पास ये है। इन एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो बचे हुए एलिमेंट है 2 3 2 4। ओके, 2 3 एंड 2 4 सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, तो 8 में से 6 गया कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो हो गया यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, है ना। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अच्छा अगला क्या है C12, तो 1 2 1 + 2 कितना दे रहा है 3, 3 इज एन ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब 1 2 की वैल्यू निकालिए। 1 2 का मतलब क्या होगा बेटा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को आपको हाइड करना है। ठीक है, C12 का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करना है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करना है एलिमेंट्स C12। तो फर्स्ट हो गया रो एंड सेकंड हो गया कॉलम, यही तो है ना C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हटाएंगे तो बचेगा 0 4 0 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0 -4 0 0, तो कुल मिलाकर -0 लिखने से अच्छा ये आ गया आपका 0। अगला C22 2 + 2 4 विच इज़ इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन 2 2। 2 2 का मतलब क्या हो गया कि आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हटाना है। कौन सा एलिमेंट को हटाना है आपने 2 2, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम ये रही, सेकंड रो ये रहा, तो बचे हुए एलिमेंट कौन सा हो गया 1 3 0 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 × 5 5 -0 × 3 0, तो 5 - 0 कितना दे देगा ये 5 दे देगा। ओके, नेक्स्ट C32 3 + 2 5, 5 इज एन ऑड नंबर, नेगेटिव साइन। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ओके थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपने क्या कर लेना है हटा देना है अब। ठीक है, मुझे बार बार ये इसलिए हटाना पड़ रहा है ताकि आपको क्लियरली दिख जाए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो C कौन सी वैल्यू निकालनी मुझे C32, 32 का मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को आप हटा देंगे, तो बचा क्या 1 3 0 4, क्या बचा 1 3 0 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 -0 × 3 0, वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, क्लियर होगी बात। तो इसी तरीके से नेक्स्ट C13 1 3 1 + 3 4 यानी पॉजिटिव साइन, तो प्लस का साइन आ गया। अब 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, C13 का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को आपने क्या कर देना है हटा देना है। ओके, तो फर्स्ट रो ये रहा और थर्ड कॉलम ये रहा, इनके एलिमेंट्स को हटा दीजिए तो बचेगा क्या 0 2 0 0, क्या बचेगा 0 2 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0 0 -2 × 0 अगेन 0 विच गिव्स अस 0, तो +0 लिखने से अच्छा मैं इसको क्या कर लूँ 0 कर लूँ। ओके, अगला एलिमेंट है C23 2 + 3 इज 5, 2 + 3 कितना देगा 5, 5 इज ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हटा दीजिए, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को आपने क्या करना है हटा देना है। ओके, ठीक है भैया, सेकेंड रो रहा ये सॉरी सेकेंड रो रहा आपका ये, ठीक है, और थर्ड कॉलम रहा ये 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हट गया, तो 1 2 0 0 एलिमेंट क्या है 1 2 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 0 -2 × 0 0 अगेन गिव जस्ट वैल्यू 0, तो -0 लिखने से अच्छा इसको 0 ही लिख लो, है ना, 0 पॉजिटिव माइनस तो होता नहीं है। अगला है C33 33 मीन्स 3 + 3 6 विच गिव्स अस वैल्यू पॉजिटिव, तो 3 3 का मतलब क्या हो गया भैया थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को आपने हाइड कर देना है। कौन से एलिमेंट को थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये रहा थर्ड रो और ये रहा थर्ड कॉलम, इनको हटाइए तो 1 2 0 2, क्या मिल रहा है 1 2 0 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 -0 × 2 0 दैट इज़ 2, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2 आ गई। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया आपने ट्रांसपोज ही निकाल दिया, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज पहले ही ले लिया था इसका रो बिकम्स कॉलम करके, तो सीधे सीधे इनकी वैल्यू आ गई। तो क्या आ गया एडजेंट ए की वैल्यू 10 -10, ओके 2 0 5 -4 0 5 -4 एंड 0 0 2, ये आ गया आपका बेटा क्या एडजॉइंट ऑफ ए। आपको चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता फार्मूला
एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ए। तो डिटर्मिनेट ए की वैल्यू कितनी थी, अभी तो निकाली हमने, 10 थी, तो कितना हो जाएगा 1/10 एंड ब्रैकेट में एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 10 -10 2 0 5 -4 एंड 0 0 2। ठीक है, अब 10 का क्या कर लो, डिवाइड कर लो, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 देगा, यहाँ पे ये -1 देगा, यहाँ पे 1/5 दे देगा। ओके, इधर 0/10 0, 5/10 यानी 1/2, -4/10 दैट इज 2 2 4 2 5 -2/5, 0/10 0, 0/10 0 एंड 2/10 1/5। ठीक, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके से सारा क्वेश्चन करना है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या था फार्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेट ए निकालते हैं, किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके। डिटर्मिनेट अगर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिटर्मिनेट यहाँ पे 0 आ जा रहा है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो चूंकि यहाँ पे हमारा 10 आई वैल्यू, तो डिटर्मिनेट कैसा था इसका, पॉजिटिव था, तो हमने आगे फार्मूला अप्लाई किया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट लॉट अबाउट हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। What is the adjoint of any matrix? Adjoint of any matrix is nothing but the transpose of its cofactor matrix। तो हमने उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका हमने कर दिया क्या, ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके से मिलेगा हमें। अब एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया, जो भी कोफिशिएंट के अंदर यहाँ पे लिखे गए हैं सुपरस्क्रिप्ट पे, यानी 1 1 2 1 3 1 ना, इनको ऐड करो। ऐड करने के बाद देखो ये कैसा दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है, ऑड नंबर। अगर इवन दे रहा है तो प्लस का साइन, और ऑड दे रहा है तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे जैसे C11 था, 1 + 1 कितना देता है 2, 2 इज इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन आ गया। और वैल्यू कैसे निकालेंगे C11 की, जो भी कह रहा है ना 1 1 कह रहा है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा दीजिए, बचे हुए एलिमेंट जो है उनको लिखिए और डिटर्मिनेट उनका निकालिए। C21 कह रहा है, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा दीजिए। ठीक है, जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको लिख के, क्योंकि जब भी आप ये जो भी एलिमेंट्स है ना, इनको अगर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा जो इनका माइनर होगा 2 × 2 का। ठीक है, उसको डिटर्मिनेट से निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके लास्ट में डिवाइड करके इस तरीके से फाइंड करेंगे इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, कब कहेंगे हम कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी रहती है हमें, ठीक है ना, आपने 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट एंड मैट्रिक्स, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सपोज आपको लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसे दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मान लीजिए स्टूडेंट आपको 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दी है, और आपको कह दिया जाए कि पता करिए कि जो 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन मिलके आपस में क्या बना रही हैं, एक सिस्टम बना रही हैं। कैसा सिस्टम, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम बना रही हैं। और आपको कह दिया जाए कि फाइंड आउट दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट अगर होगा तो सॉल्यूशन देगा, ओके, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन देगा, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं देगा। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे, लेकिन पहले इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ। अब इसमें होता है क्या बेटा, एक होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए से, जिसके अंतर्गत एक्स वाई और जेड के क्या ले लेते हैं हम, कोफिशिएंट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट आप देखिए, यहाँ से एक्स का क्या है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है डियर स्टूडेंट्स b1,
जेड का क्या है C1। ऐसी सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट क्या है A2 B2 और C2। थर्ड इक्वेशन में A3 B3 और C3। तो ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स A। एक दूसरा मैट्रिक्स आता है आपका क्या मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B के अंतर्गत कौन से एलिमेंट आते हैं जो बराबर के उधर कोफिशिएंट लिखे होते हैं, ठीक है, बराबर के राइट हैंड पे वो आ जाते हैं। तो वो क्या है D1 D2 एंड D3। और एक आता है आपका, ठीक है, मैट्रिक्स X, ठीक है। जो मैट्रिक्स X होता है ये अननोन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको एक तरीके से, क्योंकि इसको हमें फाइंड करनी होती है, एक्चुअली इसी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में क्या आते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल लिखते हैं हम एक्स वाई जेड। तो मैट्रिक्स एक्स में क्या आते हैं वेरिएबल आते हैं एक्स वाई और जेड, ओके, ये वेरिएबल, ठीक। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कुछ ऐसा होता है हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी, एक लीनियर कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन होता है ये, इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके। क्या है बेटा ये लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आपका वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो बराबर किसके मैट्रिक्स बी के, जो कि इक्वालिटी के उधर कोफिशिएंट लिखे हैं उस मैट्रिक्स के बराबर है। तो ए एक्स इक्वल टू बी एक तरीके से ऐसा ही बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये देख ए बी सी जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गए ए, और एक्स एक्स वाई जेड ये कौन सा हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स, और बराबर के उधर बी, बराबर के उधर जो बी था वो D1 D2 D3 एज इट इज। तो इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या होगा प्री मल्टीप्लाइंग, ओके, क्या करने पर प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, दोनों ओर क्या करने पर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब ए इंटू ए इनवर्स दे देगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और इम्प्लाई यही क्या देगा आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम देता है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स इंटू बी। दिस इज द फार्मूला फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो आप 10th में सॉल्व करते थे, करते क्या थे आप, एक्स वाई जेड इन्हीं की तो वैल्यू फाइंड करते थे। दो इक्वेशन दी होती थी, दो अननोन दिए होते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है मैट्रिक्स के मेथड से। इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। मैट्रिक्स मेथड से आप क्या कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू जो आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बी से करेंगे तो एक मैट्रिक्स कोई बन के आएगी, उसको कंपेयर करने पर मैट्रिक्स एक्स से कोफिशिएंट एक्स वाई और जेड, सॉरी वेरिएबल एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो तरीका वही है, बट चीज़ें वही हैं, फाइंड भी वही करना है, बट यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स मेथड से हम कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इस तरीके से x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे जैसा अभी मैंने निकाला, ठीक है। वो जो भी वैल्यू होगी उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे किससे, इस मैट्रिक्स ए से। तो कंपेयर करने पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। क्लियर होगी बात, तो इसको आप समझिए। अब ये चीज़ अप्लाई कब होगी, ये जो चीज़ मैंने बताई, ठीक है, ये कब अप्लाई होगी, दो कंडीशन होती है इसमें। पहली कंडीशन जब आपका क्या हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तब तो अप्लाई होगा। बट जब इनकंसिस्टेंट हो तब क्या होगा, तब तो दो कंडीशन हो रही ना, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरी इनकंसिस्टेंसी। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है ना, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा, इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट, और उस कंडीशन में कैसा होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, ठीक है। और इफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, अगर आपका क्या हो जाए डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए
तो आपको कैसी दो कंडीशन मिलेंगी। पहली कंडीशन क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0, और दूसरा कंडीशन एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा वो, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। बट अगर ये आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, दो कंडीशन आएंगी, ठीक है, एदर इट इज कंसिस्टेंट, या तो क्या होगा, नहीं दो कंडीशन नहीं आएगी, एक ही कंडीशन होगी। ये उस कंडीशन में कैसा होगा, अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी के अंतर्गत दो चीज़ें मिलेंगी, या तो क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बातें कही। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें दो कंडीशन होती है, एक तो कंसिस्टेंसी और एक इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन देता है। अब वो सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे सकता है। दूसरी चीज़ होती है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, तो उस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। चेक कैसे करते हैं, पहली चीज़, अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मीन्स उसका डिटर्मिनेट क्या है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो वहीं पे बात खत्म होगी। अगर डिटर्मिनेट ए डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कैसे हैं, वो कंसिस्टेंट है, यानी उनका कैसा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर होगी बात। बट इन केस डिटर्मिनेट ए क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, डिटर्मिनेट ए बराबर 0 हो जाएगा मतलब कैसा हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर वाला केस आ जाए। तो सिंगुलर वाले में क्या करेंगे, फिर दो केस बनते हैं, ठीक है। अगर सिंगुलर हो रहा है तो उसमें क्या दो कंडीशनें बन रही हैं। पहली कंडीशन, इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0, फिर हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। अगर वो 0 आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट अगर एडजॉइंट ए इंटू बी क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अब उसके अंतर्गत दो चीज़ें आएंगी, या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा या आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, या आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेगा। क्लियर है। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन सभी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अब आपका काम ये है कि इन टॉपिक्स को देख के, वीडियो को ध्यान से देख के एक्सरसाइज के थ्रू जाएं, और एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हैं, या फिर एडजॉइंट निकालने के हैं, या फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करने के हैं, वो आप करेंगे, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो लेक्चर, तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।